सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 11 की 2023 और 24 की वीडियो लेक्चर सीरीज के हिसाब से ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में आई होप आपने वीडियो लेक्चर के जो पहले तीसरे दूसरे जो भी पार्ट थे आए थे, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर वॉच आउट करिएगा, जब भी आपको तीसरा पार्ट समझ में आने वाला है। अदरवाइज आपको ये पार्ट समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे, सबसे पहले तो हमने देखा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, बहुत सारे फिलोसफर आए थे। उन्होंने हमें समझाने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, किस तरीके से उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ तारों का निर्माण हुआ था। हमने वो पढ़ने की कोशिश करी थी। समय के साथ साथ अगर हम देखें तो अगर हम ब्रह्मांड के निर्माण की बात करें तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि 13.7 मिलियन ईयर्स अगो जो था ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और उसके बाद क्या कहते हैं आपके फिर 5 से 6 क्या कहते हैं मिलियंस ईयर अगो जो था, हमने स्टार्स के फॉर्मेशंस के बारे में देखा था। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं तारों के निर्माण के बारे में। तारों के निर्माण के बारे में पहले बात कर रहे थे, हम ग्रहों के निर्माण के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्लैनेट बने थे। आप लोगों ने पहले भी ये प्लैनेट के बारे में समझा होगा कि मार्स, वीनस, अर्थ, उसके बाद मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट है जिन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह कहते हैं। तो एरिश है, प्लूटो है और भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेप बताया यह गया है कि अगर क्या कहते हैं ये ग्रह बने हैं तो इनके बनने का फॉर्मेशन क्या था और किस तरीके से हमारा अर्थ बना था, हमें ये भी समझने की जरूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा जो अर्थ था और उससे पहले हमारे जो ग्रह थे उसका निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी गई ग्रह के निर्माण की अवस्थाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर जो प्लैनेट्स बने थे उन प्लैनेट्स के बनने की एक कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमें एनसीईआरटी बताता है वो ये बताता है कि तारे निहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड है। देखो, हमें इतना तो पता था कि जब ब्रह्मांड बन रहा था तो हीलियम और हाइड्रोजन जो था वो बहुत बड़ी मात्रा में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा था और इन्हीं का ही एक तरीके का बादल बना हुआ था। और ये जो बादल थी इसे निहारिका के नाम से कहा गया था। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से इसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए और नए तारों का निर्माण होना चालू हो गया था। और तारों के अंदर सबसे ज़्यादा हमें हीलियम जो है वो देखने को मिलता है और हाइड्रोजन की मात्रा भी कहीं कहीं कुछ देखने को मिलती है। तो ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो तारे हैं ना वो भी एक निहारिका बोले तो उन बादलों के अंदर एक गुत्थित झुंड है, बहुत बड़ा झुंड बना हुआ है। और उन झुंडों की वजह से जो ग्रेविटेशनल बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन गैसों का अलग अलग बना पड़ा है। मतलब कि बादल है, बादल को निहारिका बोला गया है और वहां पे जो गैसेस हैं उनका अलग अलग झुंड बना हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन गैसीय करोड़ के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई एक तस्करी विकसित हुई। कहने का मतलब ये था कि जब भी ब्रह्मांड बन रहा था उस ब्रह्मांड के बनने के बाद तारे बने और तारों के साथ साथ ही बहुत सारे धूल कण और गैस थे। और यही चीज धीरे धीरे करते एक रोटेटिंग डिस्क कन्वर्ट होने लग गई। पूरी कन्वर्ट होने की वजह से आप ये कह सकते हो कि अगली अवस्था यही हुई कि गैसीय बादल, जो ये गैसीय बादल थे, जब संघनन आरंभ हुआ, जब इन गैसीय बादल में ठंडापन आना चालू हो गया तो उसके बाद आप कह सकते हैं आरंभ हुआ और क्रोड को ढलने वाले पदार्थ छोटे गोलकों के रूप में विकसित हुए। और ये छोटे गोले सजनन प्रक्रिया के द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित होने चालू हो गए। अब ये समझे प्रोसेस क्या है। देखो, हमें इतना पता था कि भाई ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, बादल अलग से बन गए, उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ और उन ग्रहों के अंदर भी हीलियम हाइड्रोजन की मात्रा जो थी मतलब सितारों के अंदर वो आना चालू हो गई। उसी के साथ साथ उन निहारिका यानी कि बादल के अंदर गैसीय बहुत सारे गैस के छोटे छोटे धूमकेतु घूम रहे थे, छोटे छोटे अणु जो थे वो घूम रहे थे। और उन्होंने जब घूमना चालू करा बहुत तेजी से अंदर, तो एक रोटेटिंग डिस्क बन गई। मतलब एक रोटेटिंग डिस्क का मतलब होता है कैसेट के आकार का, आपने देखा होगा, वो बनना चालू हो गया। और जैसे ही वो बनना चालू हो गया तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये सेकंड अवस्था। उसी में छोटे छोटे जो क्या कहते हैं पदार्थ थे, छोटे छोटे पदार्थ, वो क्रोड की शेप में आना चालू हो गए। छोटे छोटे ग्रह जब आपस में मिलने चालू हो गए तो उसे ग्रहाणु कहा गया।
और ग्रहणु करने के बाद फिर कुछ एक ठोस अवस्था बन पाई और उसी ठोस अवस्था में ये लोग आपस में टकराते रहे और टकराने के बाद नए पिंड की बनने की शुरुआत हो गई। और इसी वजह से यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो ऑफकोर्स क्या कहते हैं वो लोग, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे ब्रह्मांड में जो भी फोर्स होता होगा उस फोर्स की वजह से ये सारे एक दूसरे से टकराने लग गए और बहुत बड़ी मात्रा में जो ग्रहणु है, यानी कि इसको इंग्लिश में इन्होंने प्लैनेटेशिज्म जो भी वर्ड लिखा हुआ है ये इन्होंने कहा। और इसी को कहा गया कि छोटे छोटे ग्रह मिलके इस सारे के सारे बड़े ग्रहों का निर्माण करना इन लोगों ने चालू कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ जो निहारिका बादल के अंदर छोटे छोटे अणु जो थे वो घूम रहे थे और छोटे छोटे अणुओं को ही हमने मिला के ग्रहणु बताया गया और इन्हीं ग्रहणु के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगी और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से पूरी तरीके से ये ग्रह बनने चालू हो गए। तो यही अवस्था जो है बताने की कोशिश करी गई है। आइए हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जो लगभग इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। यानी कि आप ये कह सकते हो सबसे पहले ये यहाँ पे ब्रह्मांड जो है हमें दिखाई दे रहा है। इस ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे जो है अणु वो घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं अणु। अब इतनी तेजी से घूमना चालू हो गए तो उसके बीच में तो सन था ही था, लेकिन जो ग्रहणु हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं इससे एक रोटेटिंग डिस्क बन गई। रोटेटिंग डिस्क बनने के बाद छोटे छोटे ग्रहणु जो है वो आपस में कन्वर्ट होने लग गए और जब ये लोग आपस में कन्वर्ट होने लग गए तो आपस में कन्वर्ट होने के बाद आप कह सकते हैं ये ग्रह बनने चालू हो गए। तो कुछ ग्रह की खासियत अलग बनी, कुछ ग्रह की खासियत अलग बनी, लेकिन इस तरीके से ग्रह बनने चालू हो गए। अब ग्रह सिर्फ एक ही नहीं बने, ग्रह हमें इतने सारे देखने को मिल जाते हैं। एनसीईआरटी ने इस बार इन ग्रहों के पूरी तरीके से कितने इनमें क्या कहते हैं किसके कितने मून बने, किसकी क्या खासियत है, किसमें आप कह सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में इस सन से कौन सा कितनी दूरी पे सिचुएटेड है, पहले इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करा इन लोगों ने वाला पार्ट हटा दिया है। आपको ये जरूर याद रखना है कि आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट कौन सा होता है। इनर प्लैनेट कहा जाता है कि जो सूरज के बिल्कुल करीब है उन्हें इनर प्लैनेट कहा गया, जो सूरज से दूर है उन्हें आउटर प्लैनेट कहा गया। और तुम्हें ये भी जरूर याद रखना है कि जब ये ग्रह बनने चालू हो रहे हैं तो इन ग्रहों के अंदर अलग अलग लेवल पे हमें लेयर्स देखने को मिली। भाई अभी ग्रह तो बन गए, क्रोड के शेप में आना चालू हो गए और धीरे धीरे जब मतलब क्रोड की शेप में आने चालू हो गए तो उस टाइम पीरियड पे धरती की या दूसरे ग्रहों की अवस्था दूसरी थी। बहुत ठंडे हुए, फिर गर्म हुए, ठंडे हुए, ये प्रोसेसर कई अरबों सालों तक चलता रहा और चलने के बाद धीरे धीरे फिर एक ग्रह धरती बना और धरती के ऊपर जीवन जो है आना चालू हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी ग्रहों में से सिर्फ एक ही ग्रह है जो आप ये कह सकते हैं कि अर्थ, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मार्स पे जो पहला व्यक्ति जाने वाला है वो इलॉन मस्क, वो एक दूसरा ग्रह है जो लगभग धरती जितना ही है, वो जुपिटर पे नहीं जा सकता। जुपिटर बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो धरती के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको जानना था कि यहाँ पे किस तरीके से ग्रहों का निर्माण होना चालू हो गया। सो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट वीडियो। याद जरूर रखना क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए, सभी के लिए ये सीरीज आ रही है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।